यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए बिछी सियासी बिसात पर अब मोहरे रखे जा रहे हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पहली फहरिस्त 125 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल है, जिनमें 50 खवातीन हैं। उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा की वालदा को कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनके साथ साथ एनआरसी सीएए के खिलाफ तहरीक करने वाली सदफ जाफर को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। सोनभद्र में आदिवासियों के हक में आवाज उठाने वाले रामराज कौल, रामपुर सदर से आराधना मिश्रा, फर्रुखाबाद से लुइस सलमान, आशा वर्कर पूनम पांडे और प्रतिभा अटल के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है। ख्याल रहे कि उत्तर प्रदेश में असेंबली की 403 सीटें हैं। रियासत में 7 मरहलों में चुनाव होंगे। पहले मरहले की वोटिंग 10 फरवरी को होनी है। जो महिला प्रत्याशी हैं वह दोनों चीजें हमने देखी है, जीतने की क्षमता और लड़ने की क्षमता। दोनों लड़ने के लिए दृढ़ता चाहिए, साहस चाहिए और संघर्ष करने की हिम्मत चाहिए। तो हमने दोनों चीजों को देखते हुए ऐसी महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सेवा भी की है, और साथ साथ ऐसी भी कई महिलाएं हैं, काफी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ भी चुकी हैं और उनकी क्षमता है जीतने की। देखिए, जो हम कर रहे हैं एक पहल है, तो जब पहल करते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। आशा सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन एक हिम्मत वाली महिला है। और ऐसी महिलाओं को जो पहली बार लड़ रहे हैं उनको हम पूरी तरह से अपनी पार्टी के संगठन का समर्थन और सब देंगे ताकि वो मजबूती से लड़ पाए। तो ये तो हुआ आपका पहला सवाल। जो आपने दूसरा सवाल पूछा, देखिए, the role we see for ourselves is two-pronged actually. The first is that we as a party are fighting in a state where our party has not been in power for the last 30 years. That means that when we started our work 2.5 years ago, there was practically no organization on the ground. So we have worked very hard to build the organization and to bring our party into the center stage as one of the main parties that are fighting the election in UP. So our role is to strengthen our party, fight the election with all our might, win as many seats as we can, and we also have the role of that we see that we must replace the government in UP with a functioning, strong government which has the will of the people at its central focus. यूपी बीजेपी के अरकान असेंबली के इस्तीफे का सिलसिला जारी है। 48 घंटों के दौरान 7वें रुकन असेंबली मुकेश वर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। यूपी की सियासत में बड़ी हलचल का इम्कान है। वहीं बीजेपी लीडरान स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कुछ लीडरान और भी हैं जो पार्टी छोड़ देंगे। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इन लोगों के बीजेपी छोड़ने पर पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर बीजेपी मजबूत है। भैया, ये सियासी सैर का सीजन है और इस सियासी सैर के सीजन में कई ऐसे सैरबाज दिखाई पड़ेंगे। कई ऐसे जो है वो चुनावी चौपाल के पर जो है वो चहलकदमी करते हुए लोग दिखाई पड़ेंगे, जिनको कि आप देखते रहिए। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार के पालने में नहीं पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है और जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है वही जो है वो देश के विकास की धारा है। इसलिए जो है वो इस तरह की जो चीजें आती रहती हैं, जब चुनावी चौपाल होता है तो इस तरह की चहलकदमी दिखाई पड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है, विचारधारा है, वो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ही, जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, वही राष्ट्रीय विकास धारा बनेगी और बन रही है। और जो मैं बार बार कहता हूं, 3B ब्रदरहुड में आजकल बेचैनी है। 3B ब्रदरहुड जो है वो बेईमानों का है, बाहुबलियों का है, बलवाइयों का है, और इस 3B ब्रदरहुड में बौखलाहट स्वाभाविक है। लेकिन केवल बौखलाहट ही रहेगी और उसके बाद चुनाव के रिजल्ट के बाद जो है वो फिर इनका जो है। वहीं शिवसेना पार्टी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने यूपी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल दिया।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में किसी भी जमात के साथ मफाहमत नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि यूपी इंतखाबात के तनाजुर में किसान लीडर राकेश टिकैत से मुलाकात की जाएगी। आइए सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश की ताजा सूरत हाल पर उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में ऐसी देखो, हम बीजेपी से गठबंधन नहीं कर रहे, हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी के साथ हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो टिकैत साहब से मैं मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, उनसे जानकारी लूंगा वो क्या चाहते हैं और हम क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में और देश में। हम देश के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरी जानकारी जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा या टिकैत साहब राज। यूपी में इंतखाबात के मौसम को देखते हुए तमाम ही तबकों के लोग सरगर्म हो गए हैं। यूपी में कुरैशी बरादरी ने योगी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी इक़्तिदार में आने के बाद कुरैशी बरादरी के मसाइल को नजरअंदाज किया गया है। जमीयतुल कुरैश करीब नवाज के सरबराह हाजी दिलशाद कुरैशी ने कहा कि कुरैश बरादरी को माशी मसाइल का सामना है। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के वो स्लटर हाउस जो नगर निगम द्वारा संचालित थे, जिनमें गरीब लोग काम करते थे, गरीब कुरैशी 90% से ज़्यादा जिनकी आबादी है, वो स्लटर हाउस बंद कराकर गरीबों पर सरकार ने वार किया। और हमारे जो बड़े नेता हैं, जो मेरठ के हैं, दिल्ली के हैं, कुरैशी हैं, दूसरी पार्टियों में, कांग्रेस में, बसपा में, सपा में मंत्री भी हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी फैक्ट्रियों के अलावा गरीब कुरैशियों का स्लटर हाउस बंद होने पर कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया, जिसका कारण है कि आज पूरे प्रदेश के नगर निगम का स्लटर हाउस बंद है और जिससे लाखों कुरैशी, कोई मटर बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई फुल्की बेच रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है, ये कार्य कर रहा है। मुझे अफसोस है कि हमारे वोट हर पार्टी को चाहिए, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सबको हमारे 6.5 करोड़ आबादी के वोट चाहिए, लेकिन कुरैशी मुद्दे पर, कुरैशियों के उत्थान के लिए, कुरैशियों के स्लटर हाउस के जीर्णोद्धार के लिए कोई दल बोलने को तैयार नहीं है। 2017 में योगी सरकार आने के बाद बूचड़खानों पर रोक लगा दी गई थी और ख़ास करके नगर निगम के ऐसे बूचड़खाने जहां पर मशीनें नहीं थी, उन पर भी रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद फैक्ट्री मालिकों को फ़ायदा पहुंचा है, ऐसा आरोप है यहां पर कुरैशी समाज के लोगों का। उनका कहना है कि अब 2022 में जब चुनाव होने वाले हैं तो किसी को भी बूचड़खानों की याद नहीं आई। कानपुर दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पंजाब के लिए वज़ीर आला का चेहरा कौन होगा, इसका फैसला खुद अवाम करेंगे। उन्होंने पंजाब के अवाम से इस सिलसिले में राय मांगी है। पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 1947 के बाद इतने चुनाव हुए, आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। जिसको आप कहोगे हम उसको सीएम चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पे आप एसएमएस कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है,
17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना सीएम चेहरा ऐलान करेगी। अलवर में ज़हनी तौर पर माजूर नाबालिग बच्ची से मुबैना जिनसी ज्यादती के मामले में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस मुलजिमीन की तलाश कर रही है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। पुलिस को बच्ची की एक जगह पैदल चलने के सबूत मिले हैं, लेकिन उसके आगे की कड़ी नहीं मिल पा रही है। पुलिस बज़ाहिर इसे आबरूरेजी का मामला मान रही है, लेकिन उसका कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी तस्दीक होगी। बुध के रोज जख्मी बच्ची अलवर में सदमे की हालत में मिली थी, जहां से इलाज के लिए उसे जयपुर लाया गया था। जेकेएल अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची का ऑपरेशन किया। अब उसकी हालत मुस्तहकम है। बच्ची का इलाज किस तरीके से यहाँ पर संतुष्टिपूर्ण किया जा रहा है? कल जब बच्चा रात को आया था तो कल सुबह ही, डेट तो कल की थी, तो बच्चा काफ़ी शॉक में था, इरिटेबल था, कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं था, ब्लीडिंग हो रही थी। तो उस सबको हमने चेक किया, उसकी पैकिंग वगैरह की, उसके बाद उसको स्टेबल किया ताकि हम उसको ऑपरेशन के लिए ले सकें। और करीब 11 बजे तक बच्चा स्टेबल हो गया था। उसके बाद इसका ऑपरेशन किया गया और 2-2:30 बजे तक ऑपरेशन चला। उसके बाद बच्चा थोड़ा बेहोशी का असर रहता है 2-3-4 घंटे। शाम तक बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल हो गया था 5-6 बजे तक। उसके बाद नाइट में भी बच्चा काफ़ी कंफर्टेबल रहा और अभी बच्चा ठीक है। कुछ ओरल वगैरह कुछ देना शुरू किया? वो ओरल अभी नहीं दे पाया क्योंकि अभी उसका बाउल मूवमेंट्स जो हमने ऑल्टरनेट रास्ता पेट पे बनाया है उससे अभी लैट्रिन आना शुरू नहीं हुई है। तो जैसे ही उससे स्टूल वगैरह आना शुरू हो जाएगा हम मुंह से शुरू कर देंगे। देखो, घटना दुखदायी थी। समय पर उसको यहाँ अस्पताल में भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने उसका सफल ऑपरेशन कर दिया और निश्चित रूप से वो खतरे से बाहर है। और जो भी SIT बना दी सरकार ने, और निश्चित रूप से जो भी दरिंदे हैं वो गिरफ्तार होने चाहिए। बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलात ने जहां हुकूमत की तशवीश में इजाफा कर दिया है, वहीं हुकूमत के जरिए कोरोना को लेकर अब नई पाबंदियां आयद की जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4037 नए मामले सामने आने के बाद मध्य प्रदेश महकमे दाखिला ने रियासत की जेलों में बंद कैदियों के रिश्तेदारों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी है। हुकूमत के जरिए यह पाबंदी 31 मार्च तक नाफिज की गई है और इस दौरान जेल में बंद कैदियों से ई मुलाकात और इनकमिंग कॉल के जरिए किए जाने का महकमे दाखिला ने इंतजाम किया है। एक विषय, उस पर भी बोलता हूँ, एक विषय वो रह जाएगा, मेरे विभाग का विषय है। हमने 31 मार्च तक जेलों में बंदियों के परिजनों और परिचितों से मुलाकात पर कोरोना संक्रमण के कारण अब मुलाकातें संपूर्ण प्रदेश में स्थगित कर दी है। फिलहाल ई मुलाकात और इनकमिंग कॉलिंग के जरिए ही बात हो सकेगी। ये 31 मार्च तक अभी लागू। मरकजी वजीर मुमलिकत VK सिंह ने गाजियाबाद में एहतियाती खुराक ली। एहतियाती खुराक लेने के लिए अपने अहल खाना के साथ गाजियाबाद के संजय नगर सरकारी अस्पताल पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी के पोजीशन में कोई फर्क नहीं है, इंतखाबात में बीजेपी को कामयाबी हासिल होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स 5 साल वजीर रहकर भी मुतमईन न हो तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एम ये है कि जो निर्देश है उसके लिए हम लोग पहले जनप्रतिनिधि आकर अपना कराएं ताकि बाकी लोगों को उससे एक प्रेरणा मिले। तो उस हिसाब से हमने कराया और आशा है कि जो निर्देश सरकार ने दिए हैं और डॉक्टर्स ने दिए उसके हिसाब से सब लोग, ओमिक्रॉन जो है इसका संक्रमण तेज हो रहा है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट जो दूसरी वेव में आया था उसके मुकाबले में इसका कुछ अलग वो है। और जैसा हमने देखा है कि ज़्यादातर केसेस जल्दी ठीक भी हो रहे हैं, संक्रमण तेज है और इसीलिए सबको हिदायत दी गई है कि भाई आप पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना की रफ्तार तेज तर है। रोजाना कई फीसद इजाफे के साथ कोरोना फैल रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 84,000 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। बताते चले कि मुल्क में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं और उसमें रोजाना इजाफा देखने को मिल रहा है। 154.61 करोड़ को अब तक कोरोना का टीका दिया जा चुका है। रिकवरी रेट 95% से जारी है। वहीं मुल्क में कोरोना की तेज रफ्तार मरकज और रियासी हुकूमतों के लिए तशवीश का बाइस है। कोरोना के यौमिया नए मामलों की बढ़ती तादाद के तनाजुर में हर आने वाले दिन गुजरने वाले से बदतर मालूम हो रहा है। नए मामलों में उछाल से अवाम का दिल बैठा जा रहा है। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में कोरोना और उसके नए वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब, छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में भी कोरोना के नए मामलों में इंतजामी सतह पर खलबली मची हुई है। मौजूदा सूरत-हाल और आइंदा के चैलेंज से निपटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रियासतों के वज़ीर-ए-आला के साथ बातचीत करेंगे। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे शामिल नहीं होंगे।
कोरोना के बढ़ते ग्राफ के पेश नजर गुज़िश्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म ने जिलाई सतह पर सेहत की पाबंदी बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया और उन्होंने इस सिलसिले में अफसरान को रियासतों के साथ तालमेल रखने को भी कहा था। बुली बाई ऐप मामले की अक़वाम मुत्तहिदा ने नोटिस लेते हुए मुस्लिम खवातीन की तज़लील की सरजनिश की है। आलमी इदारे के ख़ुसूसी नुमाइंदे डॉक्टर फर्नांडी ने मुसलमान खवातीन की तज़लील की शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत की और इस मामले पर जल्द अज जल्द कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बुली बाई ऐप पर मुस्लिम खवातीन की नीलामी का मामला मंजर आम पर आया था। इस पर मुंबई पुलिस और दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर कलीदी मुल्जिम और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया है। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की तादाद में जहां तेजी से इजाफा हो रहा है, वहीं हुकूमत के जरिए कोरोना के बढ़ते मामलात के बीच अस्पतालों में किए गए इंतजामात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान भी छिड़ गया है। हुकूमत के जरिए रियासत के सभी अजला में कोरोना मरीजों के इलाज का बेहतरीन इंतजाम किया जाने और 1 माह की दवा का स्टॉक रखने का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के दावे को सब्जबाग से ताबीर किया है। कांग्रेस का इल्जाम है कि रियासत में 20 जिलों में आईसीयू बच्चों के बेड तक का इंतजाम नहीं किया गया है। अब वैक्सीन लग रहा है और वो कब तक लगेगा वो अलग बात है। तो ये पर्याप्त 20 जिलों में बच्चों के बेड पर्याप्त नहीं है। अगर इस तरह की पिछली बार के अनुभव को हम 20 जिलों में बच्चों के बेड आईसीयू के कंप्लीट नहीं है, केवल सब्जबाग हैं। आप हमने हमारी सभी चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया हुआ है। हमारे बिस्तरों में जो वृद्धि करनी थी वो हमने कर ली है। पीडियाट्रिक वार्ड हमारे बन गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर ऑक्सीजन जनरेशन और ऑक्सीजन स्टोरेज, इन सब पर हमने पूरी तरह से काम कर लिया है। हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त है। 1 महीने की पूरी दवाई हमने प्रोक्योर कर ली है। हर जिले की अपनी प्लानिंग रिपोर्ट हमने तैयार कर ली है और ये सुनिश्चित किया है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के सभी अस्पताल जो कोविड का इलाज करेंगे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2319 नए मामले दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 1275 नए मामले सामने आए हैं। रियासत भर में 18,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस मौजूद हैं। मिर्चल मलकाजगिरी में 234, रंगारेड्डी में 173, नलगुंडा में 74, संगारेड्डी में 67, खम्मम में 45 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने कोरोना की गाइडलाइन पर सख्ती से अमलावरी की आवाम से अपील की है। Modi government and he has done a lot of welfare programs, but whatever they promises, they could not earn even 2 crores of job per 1 year. And also demonetization, black money should not get, and moreover fertilizers price was increased, even petrol diesel was increased. People are suffering like anything. Unemployed became unemployed. People below poverty line was increasing in this government. That's why in Uttar Pradesh elections, everybody was run away from BJP to SP party. Only their propaganda is going on, but BJP will not survey. Definitely next election, BJP will, all political parties, irrespective of their parties, everybody they want to remove BJP NDA government. That is the politically people are talking, even common people also, they are suffering like anything. That's why next government BJP will not come. Definitely BJP will finish in. तो ये थे तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हनुमंत राव, जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुल्क की आवाम को धोखा देने का इल्जाम लगा रहे थे। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।